हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर से एक बार क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर फर्स्ट का जो क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला चल रही है उसका अगला प्रश्न आपके सामने लेके आया हूं। प्रश्न है, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? ये आपके सामने प्रश्न है। 1848 की क्रांति का क्या अर्थ निकाला जाता है? यूरोप में जैसा कि आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए तो उसमें आप बार बार उसके पीछे जाना, क्वेश्चन वो समय को बड़ा करना है, इसलिए आपको उसमें जाऊंगा नहीं। जो क्रांतियां हुई उसके विषय में आपसे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सारे इस विषय से लेकर हमारे पिछले वीडियो डले हुए हैं और आपने उनको देखा होगा, उससे आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आंसर पर सीधे बात करते हैं। यूरोप में 1848 ईस्वी का वर्ष उदारवादियों की क्रांति का वर्ष कहलाता है। 1848 में जब यूरोपीय देशों में किसान और मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब वहां पढ़े लिखे मध्यम वर्ग की एक क्रांति भी हो रही थी। इस क्रांति से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और गणतंत्र की घोषणा की गई, जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित थी। ये जो क्रांति हुई 1789 में पहली बार फ्रांस में, उसकी क्रांति के बाद एक क्रांति का दौर चलता रहा। मैंने और पढ़ाया था इसके आगे, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने शक्तियों का केंद्रीकरण फिर से करके और यूरोप के अन्य देशों को जब जीता, तो अन्य देशों में भी वो जहां गया वहां वो क्रांति को लेता गया। ऐसा कहा भी जाता है कि नेपोलियन जहां गया वो अपने साथ क्रांति को ले गया। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों में आपसे बार बार कह रहा हूं कि मैं मेरे पिछले वीडियो को आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी, फिर भी मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं कि उसने एक ऐसे कानूनों को लागू किया जो कानून पूरे देश में और उसके जो शासन के अधीन जो क्षेत्र थे उनमें भी लागू किए, मतलब समान रूप से लागू होने वाले सभी क्षेत्रों में कानून, सभी के लिए समान कानून, कानून की दृष्टि में सभी समान हो, ऐसी व्यवस्था जब उसने की तो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावनाएं आई, निरंकुशता के विरोध शुरू हुए, कहीं कहीं लोकतंत्र की भी राजतंत्र की स्थापना हो गई, लोकतंत्र की स्थापना हुई। और उसके बाद इटली, जर्मनी के किरण 1848 के बाद जो चल निकला वो हमने आपको कई वीडियो में बता चुके, पिछले में समझा चुके हैं। तो आज जो आज अपना विषय है उस पर ही चर्चा करेंगे। अब नंबर का जैसे उन्होंने पूछा था कि राजनीतिक विचार क्या थे उनके, तो राजनीतिक विचार में सबसे पहले हटेंगे उदारवादियों के राजनीतिक विचार। उदारवादी चाहते क्या थे? उदारवादी ऐसी सरकार पर बल देता था जो सबकी सहमति से बनी हो। ये सबसे पहली उनकी सोच थी, या उनका जो राजनीतिक एक क्या कहना चाहिए चिंतन था, वो उदारवादियों का चिंतन ये था कि उदारवादी ऐसी सरकार पर बोल देता था, उदारवादी लोग ऐसी सरकार को चाह रहे थे जो सबकी सहमति से बनी हो, यानी लगभग वो बात निकल के आ रही है कि वो वहां डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो। पहली तो उनकी बात ये थी। दूसरा, वे संसद द्वारा संचालित एक संवैधानिक प्रतिनिधि सरकार के पक्ष में थे। ये और क्लियर बात यहां पर हो गई। वो समझ शक्तियां अब राजा में नीति नहीं रखना चाहते थे, समझ शक्तियां एक व्यक्ति में नीति नहीं रखना चाहते थे, यानी वो राजतंत्र नहीं चाहते थे, वो ऐसी संवैधानिक सरकार चाहते थे जिसको उसका संचालन उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा हो रहा हो। ये दूसरी सबसे उनकी विचारधारा। तीसरा, वे विशेषाधिकारों के विरोधी थे। ये जैसे मैंने बताया ना कि नेपोलियन बोनापार्ट ने सबसे पहले जो सुधार किए, नेपोलियन कोड भी जिसको कहा जाता है, वो यही सुधार थे कि जन्म से विशेषाधिकारों को उसने खत्म किया, सामंती व्यवस्था को चोट पहुंचाई, जमीन क्या कहते हैं कारीगरों को गिल्डों के यानी व्यापारियों के चंगुल से मुक्त कराया। तो ये भी वही विचार उनके इन उदारवादियों के थे। जो अगला है इसमें जो पूछा आपसे उन्होंने, अगला पूछा है उदारवादियों के सामाजिक विचार। सामाजिक क्षेत्र में उनके क्या क्या विचार थे, इसमें भी मैंने तीन ही ज्यादा पॉइंट, अब मैंने ज्यादा पॉइंट इसलिए लेके नहीं आया क्योंकि प्रश्न ऑलरेडी 3 चीज पूछ रहा है, तो 3 में अगर 3 पॉइंट भी दे रहे हैं तो 9 पॉइंट हो जा रहे हैं। फिर भी बच्चों यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमने यहाँ पॉइंट कम दिए हैं तो आप अपनी किताब में इनको और कम या ज्यादा कर सकते हैं, जो मैं पहले दिन से आपसे कहता चला आ रहा हूं। आर्थिक में जो सामाजिक विचारों में जो सबसे पहला विचार है, समस्त नागरिकों को समानता के पक्षधर थे उदारवादी। फिर से पीछे चलते हैं, 1789 की क्रांति का जो मूल वाक्य था प्यारे बच्चों, समानता, स्वतंत्रता, विश्व बंधुत्व। वही बात यहां भी कही जा रही है।
कि सबसे पहले वो क्या थे, समस्त नागरिक समान हो। कानून की दृष्टि से समस्त नागरिकों को समानता का भाव रखा गया। ऐसा नहीं है कि एक वर्ग जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त है, एक वर्ग शोषण के लिए बना है, नहीं, सभी वर्गों के साथ समानता का व्यवहार हो। महिलाओं को भी समान अधिकार के पक्षधर थे। या मैं आपको फिर से याद कराता चला जा रहा हूं, क्योंकि एक नंबर वाले में या छोटे छोटे में पूछे जाते हैं कि फ्रांस की क्रांति के बाद क्या महिलाओं को मताधिकार मिला था? नहीं मिला था। महिलाओं को मताधिकार फ्रांसीसी क्रांति 1789 की बाद जो गणतंत्री सरकार बनी थी उसमें महिलाओं के लिए अधिकार नहीं दिए गए थे। 2 लोगों को मताधिकार से वंचित रखा गया था, 2 लोगों को निष्क्रिय नागरिक माना गया था, यानी सक्रिय नागरिकों को अधिकार था वोटिंग का। नंबर 1 निष्क्रिय वो लोग थे जो 1 साल में 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स अदा नहीं करते थे, और दूसरा महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया था। हालांकि उदारवादी इस बात को कहते रहे कि महिला भी समान हैं, उनको भी अधिकार दिया जाए, लेकिन वो मैंने आपको बताया उन्हें अधिकार नहीं मिले थे। उदारवादियों के तीसरे जो विचार हैं वो आर्थिक विचार हैं। आर्थिक विचार में उदारवादियों की क्या क्या मांगे थी बच्चों? सामंती व्यवस्था को खत्म कर किसानों को भूदासत्व से मुक्ति के पक्षधर थे। तो मैं आपसे कह चुका हूं नेपोलियन ने यह परिवर्तन किया था। कारीगरों को श्रेणी संघों के नियंत्रण से मुक्ति के पक्षधर थे, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। और तीसरा, आवागमन के बेहतर साधन व राज्यों के नियंत्रण से मुक्ति, यानी एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें राज्य जगह जगह जो कानून अलग अलग बने थे वो कानून खत्म कर दिए जाएं, एक कानून हो जो पूरे देश में सभी के साथ समानता से लागू हो। और आवागमन यानी तभी व्यापार बढ़ सकता है जब ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था बेहतर हो। इसके साथ अगर आप और जोड़ना चाहें आर्थिक क्षेत्र में तो राष्ट्रीय बैंक की स्थापना, मुद्रा का केंद्रीकरण, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको आप जोड़ सकते हैं। अगले दिन अगले प्रश्न के साथ, तब तक पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।